नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप्स स्टोरीज पर। दोस्तों चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू बाजार जा रही हो, सर्दी का मौसम आ रहा है, मेरे लिए दो चार जोड़ी मोजे ले आना। एक दिन में एक मोजा सूखता नहीं है, क्या किया जाए, बुढ़ापे का शरीर है, बहुत ठंड लग ही जाती है। और हाँ बहू, अंकित से कहना गैस वाली दवाई खत्म हो गई है, वो मंगवा देना। तुम्हें अगर रास्ते में कहीं दवाई की दुकान मिले तो तुम ही ले आना, किस लिए अंकित को परेशान करना। सुधा जी अपनी बहू विशाखा से कहती है। विशाखा बोली, मम्मी जी आप घर में किसी को भी बाजार जाते देखती हैं तो अपनी कोई ना कोई डिमांड रख देती हैं। अभी पिछले साल ही तो मैंने दो जोड़े मोजे आपके लिए मंगवाई थी, कहाँ गए वो? और अभी परसों ही तो गैस वाली दवाई आप ले रही थी, इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। सुधा जी बोली, बहू अब तुझसे क्या छुपाना, वो जो हमारी पड़ोसन निर्मला जी है ना, वो कितने दिनों से अपने बेटे बहू को बोल रही थी मोजे के लिए, पर उनके पास वक्त ही नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने अपने वाले उन्हें दे दिए। बेचारी ठंड से परेशान हो रही थी। और जहां तक गैस वाली दवाई की बात है, जब मैं पिछले हफ्ते गांव गई थी तो तुम्हारी चाची सास को गैस की बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वो दवाई उन्हें दे दी और बता दी कि खाना खाने के आधे घंटे पहले एक हफ्ते लगातार हर रोज एक गोली लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये दवाई आपको किसने सुझाई, तो मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। विशाखा बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं। हमने कोई घर में फार्मेसी या धर्मशाला खोलकर नहीं रखी है जो आप अपनी चीजों को बांटती फिरती रहें। पता है इन चीजों के भी पैसे लगते हैं, हमें भी ये मुफ्त में नहीं मिलता। आप तो इस तरह से चीजों को बांटती हैं जैसे खुद कमाकर पैसे लाती हैं। ये आखिरी बार होगा जब मैं आपको मोजे लाकर दूंगी। अगर आइंदा से आपने किसी को दिए तो मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं फिर से लाकर दूंगी। फिर पुराने दिनों की तरह सलाई और ऊन लेकर खुद ही के लिए मोजे बुनती रहिएगा। इतना कहकर विशाखा चली गई। शाम में सुधा जी बैठकर टीवी देख रही थी, तभी अंकित घर आया और बोला, क्या माँ पूरे दिन टीवी देखती रहती हो, कोई और काम नहीं है क्या? मुझे तो बचपन में कहती थी कि ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है? और ये विशाखा दिख नहीं रही, कहाँ गई? सुधा जी ने तुरंत टीवी बंद कर दिया और बोली, बेटा घर में कोई नहीं था इसलिए मैं टीवी देखने बैठ गई, और बहू लगता है बाजार गई है, बहुत देर हो गई अभी तक आई क्यों नहीं? तभी उधर से विशाखा आई और बोली, मम्मी जी पूरी बात बताया कीजिए, आधी अधूरी बात बताकर घर में कलह मत करवाइए। सुधा जी बोली, बहू मैं तो बस बता ही रही थी कि तभी विशाखा बोली, ये क्यों नहीं बताई कि आपका सामान लेने भी मैं गई थी? अंकित बोला, कौन सा सामान? विशाखा बोली, आपकी माँ आजकल त्याग की मूर्ति बनी फिरती है, कभी दवाई कभी मोजे, अपना सामान दूसरों को दान करती रहती है और फिर मुझे बाजार से लाने के लिए कहती है। अंकित बोला, माँ ये क्या सुन रहा हूं मैं? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? चीजों का ख्याल रखना भूल गई हैं क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब मुझे और आपकी बहू को आपकी हर चीज का हिसाब रखना पड़ेगा। अंकित इतना सुनाकर अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया। पीछे से सुधा जी का चेहरा उतर गया। कुछ समय बाद अंकित अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहा था। सुधा जी बोली, बहू मेरा शुगर फ्री वाला च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स खत्म होने को है, बाजार जाओ तो लेती आना। विशाखा बोली, मम्मी जी हम जब भी बाहर कहीं जाते हैं आप जरूर टोकती हैं, और क्या ये सारा सामान खत्म हो गया? वो बोली, नहीं बहू अभी 2 दिन का ही है इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। अंकित बोला, माँ एक दो दिन अगर च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स नहीं खाओगी तो कमजोर नहीं हो जाओगी? इतना कहकर वो दोनों चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद दरवाजे की घंटी बजी। सुधा जी ने जान जाकर के देखा तो उनके पति के एक पुराने मित्र रामलाल जी आए थे। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। रामलाल जी बोले, भाभी जी संपत भाई का पेंशन जो 6 महीने से रुका हुआ था वो अब चालू हो गया है और इसमें से कुछ इजाफा हुआ है, इसलिए आपके दस्तक लेने हैं। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए मैं बार बार नहीं आ पाऊंगा।
आपने जो कहा था उसके लिए मैंने बैंक में किसी से बात कर ली है, वो आपके सारे पैसे आपके गांव वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और ये एटीएम कार्ड रखिए, जब भी आपको पैसों की जरूरत हो तो इससे निकाल लीजिए। सुधा जी बोली, रामलाल जी, इतने इनके जाने के बाद आपने मेरी बहुत मदद की है। क्या बताऊं, बेटे बहू के साथ रह रही हूं, मेरी वजह से इनके भी खर्चे बढ़ गए हैं। ये तो चले गए पर मेरे बुढ़ापे का इंतजाम करके गए हैं। इस शहर में कुछ अपनापन नहीं लगता और मेरी वजह से आपको दूसरे शहर से यहाँ आना पड़ता है, इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है, इसके लिए बहुत माफी चाहूंगी। रामलाल जी बोले, भाभी जी, आप ये बात कहकर मुझे पराया कर रही हैं। वह संपत भाई मेरे बड़े भाई जैसे थे, कभी भी मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मदद करते समय कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगते थे। भाभी जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। ये आजकल लगभग हर घर की परेशानी बन चुकी है। माँ बाप अपना सब कुछ लुटाकर बच्चों के लिए खुश होते हैं, परंतु वही बच्चे अपनी दुनिया में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रामलाल जी चले गए। शाम में जब बेटा बहू लौट कर आए तो टेबल पर प्लेट में कुछ बिस्किट रखे हुए थे। विशाखा बोली, मम्मी जी, कोई आया था क्या? सुधा जी ने सारी बात बताई। विशाखा बोली, कुछ हजार रुपयों की पेंशन के लिए इतनी आवभगत करने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये बिस्किट हवा में रखा खराब हो गया। आप बहुत चीजों की बर्बादी करती हैं मम्मी जी, थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। सुधा जी बोली, कोई बात नहीं बहू, ऐसे भी शाम हो गई है, मैं चाय के साथ ये बिस्किट खा लूंगी। अंकित बोला, माँ, आपकी उम्र हो गई है परंतु अकड़ नहीं गई। चीजों की बर्बादी के लिए अगर बहू सास को टोकती है तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? शुक्र मनाइए, कम से कम आपसे वो हिसाब तो नहीं ले रही। पापा के 25-30 हजार का पेंशन दिख रहा है, पर हमारे घर में 2 साल से कितना खर्चा हुआ वो आपको नहीं दिख रहा। बेटे का पैसा भी आपका ही है, थोड़ा इसका भी हिसाब रखा कीजिए। इतना कहकर बेटा वहां से चला गया। इन छोटी छोटी बातों से कहीं ना कहीं सुधा जी के अंदर कुछ टूट रहा था। वो हर रोज सोचती थी कि जिस बेटे से आज तक मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, वो बुढ़ापे में मुझसे हर चीज का हिसाब रखना चाहता है। यही सोच रही थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। गांव से सुधा जी की सहेली दीपा से उनकी बात हुई। जब उन्होंने अपने मन की सारी बात बताई तो दीपा जी ने जो बताया उसे सुनकर सुधा जी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। दीपा जी बोली, तुम्हारे बच्चे तो तुमसे हिसाब मांग रहे हैं, मेरे बच्चे तो मुझे फूटे टूटे गांव के घर तक छोड़कर चले गए और वापस पलटकर देखने तक नहीं आए। वो तो अच्छा है कि पति की पेंशन पर अपना हक नहीं जमा सकते। आज वही सारा है और मैं सुख शांति से 2 रोटी खाकर यहाँ जी रही हूँ। सुधा जी बोली, दीपा, क्या अकेले रहना सही है? दीपा जी बोली, वहां अपनों में भी तो हम अकेले थे, यहाँ परायों में भी उतना अकेलापन महसूस नहीं होता। 2-3 दिन तक सुधा जी दीपा की कई बातों को सोच रही थी। इधर बेटा और बहू आए दिन किसी न किसी बात पर उनसे हिसाब लेते रहते थे। एक रोज सुधा जी ने अपने लिए कुछ निर्णय लिया और बेटे बहू को अपना फैसला सुनाया कि अब मैं गांव जाकर रहना चाहती हूँ। अंकित बोला, माँ, अगर जा रही हो तो ये याद रखना कि मैं वहां आकर आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। मुझे छुट्टियां भी नहीं है कि मैं छोड़ने जाऊं। हाँ, मैं ड्राइवर को कहता हूं, आपको छोड़ देगा। सुधा जी मुस्कुराते हुए अपने सामान को समेटने लगी और बोली, बेटा, तुम निश्चित रहो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी और ना ही अब तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा। हो सके तब अंतिम सांस लूं तो अपना चेहरा दिखा जाना, ताकि जाकर उस भगवान से मैं हिसाब मांगूं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा लाल मिला। इतना कहकर सुधा जी निकल गई। आज 2 महीने हो गए, न अंकित ने सुधा जी को फोन किया और ना ही सुधा जी ने अपने मन को दुखी किया। पूरे दिन आस पड़ोस और सहेलियों के साथ अपना वक्त बिताती। पति के अच्छे व्यवहार के कारण गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते और सुधा जी ने अपनी छोटी सी जमीन पर कुछ पैसे लगाकर सब्जी उगाने का काम शुरू करवाया। कुछ लोगों को रोजगार मिला और सुधा जी को लोगों का साथ मिला, तो वक्त भी कटने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।